क्या आपने कभी प्राचीन भारत की उड़ने वाली मशीनों के बारे में सुना है? ये रहस्यमय वृत्तांत सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को मोहित करते रहे हैं, जिससे हमारे सामने एक लुभावना सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये प्राचीन तकनीकें वास्तविक थीं या सिर्फ पौराणिक कथाएं? डॉ. आर्यन शर्मा, भारत के सबसे सम्मानित इतिहासकारों में से एक, इन कहानियों को हमेशा लोककथा मानते थे। उनके लिए विमान केवल पौराणिक कथाओं के भव्य वर्णन थे, जो प्राचीन कवियों की कल्पना की उपज थे। उनका तर्क था कि आधुनिक विज्ञान के आगमन से पहले ऐसी उन्नत तकनीक असंभव थी। उनका जीवन व्यवस्थित था, उनके शोध तर्क और अकादमिक कठोरता पर आधारित थे। वे अक्सर अपने छात्रों से कहते थे, इतिहास भावनाओं से नहीं, तथ्यों से लिखा जाता है। एक सर्द शाम, जब दिल्ली की हवा में रहस्य और धुंध घुल रही थी और दूर की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर एक धीमी गूंज में बदल गया था, आर्यन को एक अनाम पैकेज मिला। यह एक साधारण भूरे रंग का लिफाफा था, जिस पर कोई प्रेषक का पता नहीं था। उसके अंदर एक प्राचीन पांडुलिपि का एक खंडित, जीर्ण अशीर्ण टुकड़ा और एक हस्तलिखित नोट था। नोट की स्याही धुंधली थी, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। सत्य उतना सीधा नहीं, जितना आप मानते हैं, डॉ. शर्मा। विमान की सच्चाई छिपी है, और समय आ गया है कि उसे उजागर किया जाए। यह टुकड़ा आपको रास्ता दिखाएगा। आर्यन ने पहले तो इसे किसी सनकी का काम समझा। उन्होंने ऐसे कई पत्र पहले भी प्राप्त किए थे, जिनमें अक्सर प्राचीन एलियंस या खोई हुई सभ्यताओं के बारे में बेतुके दावे होते थे। लेकिन पांडुलिपि की लिपि ने उनका ध्यान खींचा। यह किसी ज्ञात प्राचीन लिपि से मेल नहीं खाती थी, फिर भी उसमें एक अजीब सी परिचितता थी, जैसे कि यह किसी भूले हुए सपने की भाषा हो। कुछ तो था जो उनकी तर्कसंगत दीवारों को भेद रहा था। नोट की चेतावनी, समय आ गया है, उनके दिमाग में एक बेचैनी भरी गूंज पैदा कर रही थी। उन्होंने अपनी रातों की नींद हराम कर दी, पांडुलिपि के हर प्रतीक को समझने की कोशिश की। उनके मित्र और सहकर्मी, प्रोफेसर मीरा देसाई, एक प्रतिभाशाली भाषाविद और पुरालेखविद, ने भी उनकी मदद की। मीरा शुरू में संशय में थीं, उनकी आंखें हमेशा तथ्यों और प्रमाणों की तलाश में रहती थीं। लेकिन जैसे जैसे वे पांडुलिपि के रहस्यों को उजागर करने लगे, उनका संदेह जिज्ञासा में बदल गया। पांडुलिपि में न केवल विमान का उल्लेख था, बल्कि कुछ ऐसे चित्र भी थे जो किसी यांत्रिक उपकरण के हिस्सों जैसे दिखते थे, गियर, लीवर और कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत के प्रतीक जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक तकनीकी दस्तावेज जैसा लग रहा था। एक रात, जब शहर सो रहा था और उनकी मेज पर केवल एक लैंप की रोशनी फैल रही थी, मीरा ने एक निर्णायक सफलता हासिल की। उन्होंने एक जटिल प्रतीक को डिकोड किया जो एक स्थान का संकेत दे रहा था, राजस्थान के एक सुदूर, भूले हुए मंदिर का। यह मंदिर, जिसे अज्ञात मंदिर के नाम से जाना जाता था, सदियों से खंडहर पड़ा था और स्थानीय किंवदंतियों में उसे शापित माना जाता था। गांव वाले उससे दूर रहते थे, कहते थे कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती है, और जो भी अंदर जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। आर्यन और मीरा ने तुरंत राजस्थान के लिए उड़ान भरी। थार रेगिस्तान की सुनसान, धूल भरी सड़कों पर उनकी यात्रा ने उनके मन में एक अजीब बेचैनी पैदा कर दी। सूरज की तपिश और अंतहीन रेत के टीलों ने उन्हें एक अलग ही दुनिया में ला दिया था। जैसे जैसे वे खंडहरों के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे प्रकृति भी किसी रहस्य को छिपा रही हो। दूर से मंदिर के टूटे हुए शिखर किसी प्राचीन कंकाल की तरह दिख रहे थे, जो आकाश की ओर इशारा कर रहे थे। मंदिर के अवशेषों में उन्हें पांडुलिपि में वर्णित एक विशिष्ट नक्काशी मिली, एक जटिल भूल भुलैया का डिजाइन, जिसके केंद्र में एक खाली स्थान था। यह एक पहेली का हिस्सा था, और जब आर्यन ने अपने साथ लाए पांडुलिपि के टुकड़े को उस खाली स्थान में रखा, तो एक हल्की सी गूंज हुई और मंदिर के फर्श का एक हिस्सा धीरे धीरे खिसक गया। एक गुप्त मार्ग खुल गया, जो एक भूमिगत कक्ष की ओर जाता था। हवा भारी और स्थिर थी, जैसे समय यहां रुक गया हो, और मिट्टी की गंध के साथ एक अजीब, धातु जैसी गंध भी आ रही थी। कक्ष के केंद्र में, एक प्राचीन वेदी पर, एक धातु का उपकरण रखा था। यह न तो पत्थर का था और न ही किसी ज्ञात धातु का। उसका रंग गहरा, लगभग काला था, और उस पर वही अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे जो पांडुलिपि में थे। उपकरण से एक हल्की, स्थिर ऊर्जा निकल रही थी, जिससे आसपास की हवा में एक झुनझुनी महसूस हो रही थी। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, उपकरण से एक हल्की गूंज निकली और कक्ष की दीवारों पर अदृश्य रेखाएं चमकने लगीं, जो किसी जटिल सर्किटरी की तरह दिख रही थीं। यह एक जीवित मशीन का दिल जैसा लग रहा था, जो हजारों साल की नींद के बाद जाग रहा था। तभी कक्ष के प्रवेश द्वार पर एक साया उभरा। एक लंबा, दुबला आदमी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं।
उसके चेहरे पर एक प्राचीन ज्ञान और थकान का मिश्रण था। आपको यहां नहीं होना चाहिए था, उसने एक कर्कश आवाज में कहा, जो कक्ष की खामोशी में गूंज उठी। यह रहस्य उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे समझना नहीं चाहते। यह ज्ञान मानवता के लिए बहुत शक्तिशाली है। वह आदमी, जिसका नाम काल था, एक प्राचीन समूह का सदस्य निकला, जो सदियों से इन उड़ने वाली मशीनों के रहस्यों की रक्षा कर रहा था। वे नहीं चाहते थे कि यह ज्ञान गलत हाथों में पड़े, या कि इतिहास की हमारी समझ अचानक बदल जाए, जिससे अराजकता फैल जाए। उन्होंने सदियों से इस रहस्य को छिपाकर रखा था, पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी रक्षा करते हुए। काल ने आर्यन और मीरा को रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने अपनी सूझबूझ से उस उपकरण को वेदी से हटा लिया। जैसे ही उपकरण वेदी से हटा, कक्ष की चमक फीकी पड़ गई और दीवारों पर बनी रेखाएं गायब हो गईं। काल निराश होकर पीछे हट गया, यह जानते हुए कि रहस्य का एक टुकड़ा अब उसके हाथों से निकल चुका था। तुमने एक ऐसी शक्ति को जगाया है जिसे तुम नहीं समझते, उसने चेतावनी दी, उसकी आवाज में एक अजीबोगरीब दुख था। इसका बोझ तुम पर होगा। आर्यन और मीरा उस उपकरण के साथ सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन उनकी वापसी की यात्रा उतनी शांत नहीं थी। उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, हर छाया में एक खतरा छिपा हो। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने तुरंत उसे प्रयोगशाला में ले जाकर उसका विश्लेषण किया। उपकरण के अंदरूनी हिस्से में ऐसे सूक्ष्म घटक थे जो हजारों साल पहले की तकनीक के लिए असंभव लगते थे। यह कोई पूरी उड़ने वाली मशीन नहीं थी, बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, शायद एक ऊर्जा स्रोत, या एक नेविगेशन प्रणाली, या शायद दोनों का संयोजन। इसके धातु के अणु किसी भी ज्ञात तत्व से मेल नहीं खाते थे, और इसकी संरचना इतनी जटिल थी कि आधुनिक उपकरणों से भी उसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता था। यह खोज आर्यन के पूरे जीवन के विश्वास को हिला दिया। प्राचीन ग्रंथों से लेकर पुरातात्विक साक्ष्यों तक, वे अब इन अविश्वसनीय उपकरणों के रहस्यों में गहराई से उतर रहे थे और यह पता लगा रहे थे कि क्या वे इतिहास की हमारी समझ को फिर से लिख सकते हैं। उन्होंने विमानिका शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों का फिर से अध्ययन किया, जिसमें विमानों के निर्माण और संचालन का विस्तृत वर्णन था, लेकिन जिसे वे पहले केवल कल्पना मानते थे। अब हर पंक्ति में एक नया अर्थ छिपा था। उनकी खोज ने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ला खड़ा किया था। काल और उसका समूह, संरक्षक, उन्हें लगातार देख रहे थे। आर्यन और मीरा को अजीबोगरीब ईमेल और फोन कॉल आने लगे, जिनमें उन्हें अपनी खोज रोकने की चेतावनी दी गई थी। उनकी प्रयोगशाला में तोड़फोड़ की कोशिश की गई, लेकिन वे बाल बाल बच गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल एक प्राचीन रहस्य को उजागर नहीं कर रहे थे, बल्कि एक शक्तिशाली और गुप्त समाज के साथ संघर्ष कर रहे थे जो इस ज्ञान को छिपाने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन उन्हें एक और प्राचीन नक्शे का सुराग मिला, जो काल के समूह के एक असंतुष्ट सदस्य द्वारा भेजा गया था। यह नक्शा एक दूसरे बड़े उपकरण के स्थान का संकेत दे रहा था, जो शायद पहले वाले का पूरक था, एक शक्ति स्रोत के लिए एक नियंत्रण इकाई, या एक नेविगेशन प्रणाली के लिए एक मार्गदर्शन यंत्र। यह स्थान हिमालय की दुर्गम चोटियों में छिपा हुआ था, जहां सदियों से कोई इंसान नहीं गया था। क्या होगा अगर इतिहास के बारे में हमारी समझ गलत है? क्या प्राचीन भारत के पास अपने समय से कहीं आगे की तकनीक थी? उड़ने वाली मशीनों से जुड़े सबूतों का अन्वेषण करें और अतीत के बारे में अपनी धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहें। यह उपकरण केवल शुरुआत थी। असली रहस्य अभी भी छिपा हुआ था। ये मशीनें कैसे काम करती थीं, उन्हें किसने बनाया था, और यह उन्नत ज्ञान समय के साथ कैसे खो गया? यह सवाल आर्यन और मीरा को एक नई और शायद अधिक खतरनाक यात्रा पर ले जाने वाला था, जहां उन्हें न केवल प्राचीन रहस्यों से, बल्कि उन लोगों से भी लड़ना था जो उन्हें हमेशा के लिए दफन रखना चाहते थे। क्या वे इस रहस्य को उजागर कर पाएंगे, या वे भी उन अनगिनत लोगों की तरह गुमनाम हो जाएंगे जिन्होंने अतीत में ऐसा करने की कोशिश की थी?